गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू स्टडी IQ माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज 5 नवंबर 2020 है, दिन है थर्सडे। दिन की शुरुआत मैं करना चाहूँगा एक प्रश्न के साथ, हाउ टू ओवरकम फियर। अगर किसी ना किसी चीज़ को लेकर आपके अंदर एक घबराहट है, मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, फिर इस एग्जाम्पल को आप किसी भी चीज़ के साथ फिट कर सकते हैं। कई लोगों को ड्राइविंग सीखने से डर लगता है, कई लोगों को स्विमिंग से डर लगता है, कई लोगों को जिम जाने से डर लगता है, कई लोगों को मैथ्स से डर लगता है, इकोनॉमिक्स से डर लगता है। तो ये अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, यू नो। लेकिन अगर आप को लेट्स से कि मैथ्स जो हैं वो आपकी वीकनेस है, और अगर आपको इसको स्ट्रॉन्ग एरिया बनाना है और आपको मैथ्स से डर लगता है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि जो भी चीज़, राइट, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, अगर आपको किसी भी चीज़ से डर लगता है तो स्टार्ट इट फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। इसका मतलब यह है कि जब आपके दिन की शुरुआत हो जाए, लेट्स से कि आपको मैथ्स से डर लग रहा है, तो जब आप पढ़ाई की शुरुआत करें तो स्टार्ट योर डे विथ मैथ्स। इसके कुछ फ़ायदे हैं। सबसे पहला तो ये कि जब आप दिन की शुरुआत करते हैं, सबसे ज़्यादा एनर्जी आपके पास होती है, सबसे ज़्यादा विल पावर भी आपके पास तभी इस टाइम पर होता है। तो आप अपने बेस्ट तरीके से, बेस्ट टूल्स से इस पर्टिकुलर भय के ऊपर अटैक करेंगे। जीत आपकी ही होगी। कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे कि ये आपकी आदत बन जाएगी। आज तक हम फेल क्यों होते आए हैं, या फिर ये फेयर जो है वो बड़ा क्यों होता गया? क्योंकि हमने क्या किया है कि जिस चीज़ से डर लग रहा था, हम सोच रहे थे कि इस चीज़ को मैं शाम को 6 बजे करूँगा, राइट। या फिर 6 बजे, जब 6 बजते हैं तो कहते हैं चलो 7 बजे, फिर 8 बजे, और फिर रात तक विल पावर इतना कम हो जाता है कि चलो कल करेंगे, और उसके बाद ये कल कभी नहीं आता है, और ये फियर जो है वो बड़ा ही होता जाता है। तो जो भी चीज़ हो, जिससे भी आपको डर लग रहा हो, जिसमें आप इम्प्रूवमेंट, अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो ये चीज़ जो है उसको आपको फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग करनी चाहिए। आप कीजिए इसको 7-10 दिनों तक, एंड आई एम श्योर यू विल फाइंड a positive vibe। इसी के साथ डियर फ्रेंड्स, बिग दिवाली सेल इज ऑन। 17 नवंबर तक ये डिस्काउंट चलेगा हमारे सभी स्मार्ट कोर्सेज के ऊपर, फ्लैट 50% डिस्काउंट। और जब आप दिवाली 10 कोड का इस्तेमाल करेंगे, यू विल गेट एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट। ज़्यादा जानकारी के लिए डाउनलोड करें हमारा मोबाइल एप्लीकेशन। आज हमारे टेबल के ऊपर हैं फ्रेंड्स 4 टॉपिक्स और 5 आर्टिकल्स। ये 2 आर्टिकल्स जो हैं ये एक ही टॉपिक के साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिपब्लिक ऑफ पुलिस के बारे में। एक बहुत बड़ी खबर कल आई कि जो अर्नब गोस्वामी हैं, यू नो हिम वेरी वेल, ये एक बहुत ही फेमस चेहरा है हमारे देश में। तो अर्नब गोस्वामी को महाराष्ट्र पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब गिरफ्तारी का जो कारण बताया है महाराष्ट्र पुलिस ने, वो है एबेटमेंट टू सुसाइड। इसका मतलब क्या होता है? इंडियन पिनल कोड को अगर आप देखें, 306 जो सेक्शन है इंडियन पिनल कोड, और 305 दोनों हैं। मैं दोनों आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो एबेटमेंट ऑफ सुसाइड का मतलब यह है कि एक ऐसा पर्सन, ए पर्सन इज गिल्टी ऑफ एबेटमेंट व्हेन ही इंस्टिगेट्स समवन टू कमिट सुसाइड। आप कुछ ऐसा करते हैं जिससे कोई व्यक्ति आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ही इज पार्ट ऑफ ए कॉन्स्पिरेसी टू मेक ए पर्सन कमिट सुसाइड। आप कोई ऐसी कॉन्स्पिरेसी, कोई ऐसा षड्यंत्र है जिसके आप हिस्सेदार हैं, जिससे इस षड्यंत्र ऐसा होगा कि कोई व्यक्ति जो है वो फाइनली आत्महत्या कर ले। ही इंटेंशनली हेल्प्स द विक्टिम टू कमिट सुसाइड बाय डूइंग एन एक्ट और बाय नॉट डूइंग समथिंग दैट ही वॉज बाउंड टू डू। या तो आप कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे एक व्यक्ति आत्महत्या कर ले, किसी को पंखे पे लटकना है और आप उसको रस्सी दे दें, राइट। या फिर आप देख रहे हैं कोई व्यक्ति आत्महत्या कर रहा है और आप उस षड्यंत्र में शामिल थे, आप उसको रोक नहीं रहे हैं और उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो भी इसको कहते हैं एबेटमेंट टू सुसाइड। एबेटमेंट टू सुसाइड, नॉट ऑफ, एबेटमेंट टू सुसाइड। 305 सेक्शन जो हैं आईपीसी का, इसमें कोई अंडर एज हैं, 18 साल से कम की किसी की उम्र है, कोई माइनर हैं, और कोई ऐसा व्यक्ति जो इंसेन है, इंसेन यानी कि मेंटली फिट नहीं है, ऐसे कोई ऐसा व्यक्ति जो नशे में है, किसी ने बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम कर लिया, किसी ने ड्रग एक्सेट्रा कोई कंज्यूम कर लिया, और उसके बाद
ये व्यक्ति जो है आत्महत्या कर लेता है तो उसके अगर आप पार्ट हैं तो भी आपको 10 साल या फिर उससे ज़्यादा की सज़ा हो सकती है और फाइन भी लगाया जा सकता है। तो इस पर्टिकुलर केस में ये अबेटमेंट टू सुसाइड क्या है वो अब आपको पता चल गया। तो अब ये जो अर्नब गोस्वामी हैं उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया है कि आपने एक जो केस था, इस केस में एक जो व्यक्ति ने आत्महत्या की थी तो आपने अबेटमेंट किया, आपने ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जिसकी वजह से उस व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। और लास्ट ईयर जो हैं इसी केस के ऊपर महाराष्ट्र पुलिस ने इसको एक क्लोजर रिपोर्ट फाइल किया था, क्योंकि महाराष्ट्र पुलिस के पास कोई ख़ास इसको लेकर, इस पर्टिकुलर केस को लेकर एविडेंस नहीं था। तो इस केस को आपने लास्ट ईयर क्लोज कर दिया और इस साल आप अर्नब गोस्वामी जो हैं उनको अरेस्ट करते हैं और उनके ऊपर चार्ज लगाते हैं अबेटमेंट टू सुसाइड का। नाउ द थिंग इज़ कि एज वी ऑल नो अर्नब गोस्वामी जो हैं उनकी एक अलग स्टाइल है न्यूज़ को प्रेजेंट करने की। उनका प्राइम टाइम ऐसा कुछ शो आता है, मैंने कभी भी पूरा शो तो नहीं देखा है लेकिन थोड़ी बहुत मुझे नॉलेज है कि उसमें क्या होता है। तो एनीवे, अब वो अच्छा शो है बुरा शो है वो देखने वाले के व्यू पॉइंट के ऊपर डिपेंडेंट होता है। लेकिन उनका जो एक उन्होंने बेसिकली अपने शो में या फिर उन्होंने उनकी चैनल जो हैं, इस चैनल ने उद्धव ठाकरे सरकार को कभी भी नहीं छोड़ा है। उनके ऊपर बहुत सारे इल्ज़ाम, बहुत सारे अटैक्स किए हैं ऑफ कोर्स। और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि पुलिस जो हैं एज वी ऑल नो कि होम मिनिस्ट्री के तहत काम करती हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट की होम मिनिस्ट्री हैं, तो उसके तहत महाराष्ट्र पुलिस जो है वो एक प्रकार से इसी बात का बदला ले रही है, या फिर सरकार जो है वो पुलिस के माध्यम से अर्नब गोस्वामी को सबक सिखा रही है, ऐसा हमें लग सकता है, ऐसा लगता है। क्योंकि जब माइग्रेंट क्राइसिस हुई लॉकडाउन के टाइम पर, फिर पालघर में जो लिंचिंग हुआ, फिर सुशांत सिंह राजपूत का जो केस था, तो ये सारे केसेस में अर्नब गोस्वामी ने उद्धव ठाकरे सरकार के ऊपर काफ़ी इल्ज़ाम और काफ़ी सारी मीन्स इल्ज़ाम तो नहीं कह सकता लेकिन उनके विरोध में बहुत सारी बातें जो हैं वो उन्होंने अपने शो में कही थी। और अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो नज़र आ रही है वो ये है कि कुछ यूनियन कैबिनेट के मिनिस्टर्स जो हैं, मेंबर्स जो हैं, उनके जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, उनके जो ट्वीट्स आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि वो बेसिकली ये अर्नब गोस्वामी को सपोर्ट कर रहे हैं। बीजेपी सरकार जो है वो जो अर्नब गोस्वामी हैं उनके रूट्स आरएसएस के हैं, तो नेचुरली बीजेपी आरएसएस वी नो द टाइज। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स जो हैं, यूनियन कैबिनेट लेवल के मिनिस्टर्स जो हैं, वो अर्नब गोस्वामी को सपोर्ट कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि ये जो उद्धव ठाकरे की सरकार जो महाराष्ट्र में कर रही है वो गलत है एंड थिंग्स लाइक दैट। एक दूसरा इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन कि कुछ दूसरे राज्य हैं जहाँ पर बीजेपी की सरकार है, वहाँ पर भी कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे जर्नलिस्ट्स हैं जिनके ऊपर UAPA लगाया गया है। राइट, UAPA का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए कमेंट सेक्शन में। एक बहुत ही फेमस एक्ट है। तो UAPA लगाया गया है, सेडिशन यानी कि देशद्रोह या फिर सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रचने का इल्ज़ाम जो है वो कुछ ऐसे जर्नलिस्ट के ऊपर लगाया गया है उन राज्यों में जहां पर बीजेपी की सरकार है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि ये जो पॉलिटिक्स चल रहा है, राइट, अब अर्नब गोस्वामी सही हैं गलत हैं, राइट, वो कोर्ट में देखा जाएगा। पुलिस ने जो काम किया वो सही है गलत है सारी चीज़ें, क्योंकि एक हाई प्रोफाइल केस बन गया तो ये थोड़े टाइम तक चलता रहेगा। और एनीवे, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि यहाँ पर आप देखिए कि एक राज्य की सरकार जो है वो कुछ कर रही है, वो जो चीज़ें कर रही हैं वो ऐसा नहीं लगता कि वो सही हैं। सेम थिंग गोज़ हियर कि होम यूनियन मिनिस्टर यानी कि बीजेपी के कुछ मिनिस्टर्स जो हैं वो ट्वीट कर रहे हैं, वो अपने भाषण में कुछ कह रहे हैं, लेकिन उनकी ही पार्टी जो शासन में है किसी दूसरे राज्यों में, तो वहाँ पर जर्नलिस्ट के साथ ये एक मैटर जो है ये सिर्फ अर्नब गोस्वामी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, ये हम सब के साथ जुड़ा हुआ है। द थिंग इज़ के जर्नलिस्ट जो होते हैं, जो रियल जर्नलिस्ट हैं, उनका मेन काम क्या है कि जो भी सत्य है वो हमारे सामने प्रेजेंट करें। आजकल ये हो गया है कि जो भी सत्य है या फिर गलत है, जो भी चीज़ है, कोई टॉपिक जो है
उसको हमारे सामने व्यूज़, ओपिनियंस, इन सारी चीज़ों के साथ प्रेजेंट किया जाता है। और ऐसा नहीं है कि आप खुद सोचें और तय करें, ऐसा होता है कि आप यही सोचिए और यही सही है, ऐसे करके चीज़ों को प्रेजेंट किया जाता है। और ये जो चीज़ है ये थोड़ी थोड़ी तो नहीं, लेकिन ये बहुत गलत है। तो ये किसी एक पर्टिकुलर जर्नलिस्ट के साथ जुड़ी हुई बात नहीं है, ये हम सब सिटीजन्स के साथ जुड़ी हुई बात है कि पार्टी को कोई भी क्यों ना हो, उद्धव ठाकरे की पार्टी हो या फिर बीजेपी हो, कांग्रेस हो, इट डजेंट मैटर। जर्नलिज्म है या फिर जो राइट खबरें हमारे पास आनी चाहिए, अगर कोई मीडिया हाउस राइट खबरें हमारे पास पहुंचा रहा है तो फिर उनके ऊपर इस प्रकार के सेडिशन या फिर इस प्रकार की एक्ट अगर की गई तो इवेंचुअली आप क्या कर रहे हैं, आप सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, इज़न्ट इट? सोचिएगा इसके बारे में। आज के लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए चेकआउट माय टेलीग्राम चैनल, यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक। लेक्चर अगर पसंद आता है तो हिट द लाइक बटन, लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल लिखा है एक ऐसे व्यक्ति ने जो कर्नाटका के रिप्रेजेंटेटिव थे जीएसटी काउंसिल में, और यहाँ पर लिखा है उन्होंने, द टाइटल इज़ द फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ स्टेट्स इज़ बीइंग वीकेंड। हमें पता है कि राज्य सरकारें ही फाइनली जो ग्राउंड लेवल पर हम कहते हैं कि भारत में लेट्स से कि $30 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आया, एफडीआई आया, तो ये एफडीआई इवेंचुअली जाएगा कहाँ पर? ये जाएगा राज्यों में, राइट? फैक्ट्रीज कहाँ पर हैं? राज्यों में हैं, राइट? स्कूल्स, कॉलेजेस कहाँ पर हैं? राज्यों में हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन का मेजॉरिटी जितना काम जो है वो डेवलपमेंट का जो काम है, ये सारी चीज़ें कौन करता है? तो ये राज्य सरकारें करती हैं। लोगों के लाइवलीहुड की बात हो, विकास की बात हो, वेलफेयर, सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो ज़्यादातर राज्यों की ही जिम्मेदारी होती हैं। अब ये सारी चीज़ों को करने के लिए आपको क्या चाहिए? यू नीड मनी, आपको चाहिए रिसोर्सेस। लेकिन अगर आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती जाए और आपके पास पैसों का फ्लो कम हो जाए तो क्या आप एक वीक फाइनेंशियल कंडीशन में सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर पाएंगे? द आंसर इज़ ऑफ कोर्स नो। यही चीज़ हो रही है राज्य सरकारों के साथ। इस आर्टिकल में कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हमारे सामने रखे गए हैं, जैसे कि अगर हम देखें तो जिस प्रकार से जीएसटी में पिछले कुछ टाइम से जो इश्यू चल रहा था, और अगर आपने डेली फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस फॉलो किया है तो आपको जीएसटी के बारे में सारे अप्स एंड डाउन्स पता होंगे। तो जीएसटी में ये चल रहा था कि भारत सरकार कह रही थी कि आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं। कुछ राज्यों ने ये बताया, 10 जितने राज्यों ने ये बताया कि हमें दोनों में से कोई भी ऑप्शन इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि आप हमें बता रहे हैं कि हम खुद पैसे बोरो करें, आप पैसे बोरो करके हमें दीजिए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो जीएसटी का लॉ है वही लॉ जो है वो कुछ राज्यों ने, ओपोजिशन रूल्ड स्टेट्स जो हैं, उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को याद दिलाया। फिलहाल हमें पता है कि फिस्कल एनवायरनमेंट की बात करें तो राज्य सरकारें और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों एक बहुत ही चैलेंजिंग पोजीशन के ऊपर हैं। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने पिछले कई सालों से, मीन्स जब से जीएसटी आया है, तब बहुत सारी चीज़ों के ऊपर सेसेस और सर चार्जेस लगाए हैं, राइट? अब सेसेस और सर चार्जेस ऐसी चीज़ हैं जो, फॉर एग्जांपल एजुकेशनल सेस या स्वच्छ भारत सेस, तो ये जो सेस हैं इसमें अगर ₹2 भी आपने पे किए तो ये डायरेक्टली जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और एज़ पर द रूल ये पैसे जो हैं वो स्टेट्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने हैं। जो भी आपको जीएसटी में मिलेगा, जैसे कि टैक्स जो भी हैं, लेट्स से अगर ₹100 आपको जीएसटी मिला तो ये ₹100 जो हैं उसमें से 42% यानी कि 42 रुपीज़ जो हैं वो राज्यों को दिए जाएंगे, और ₹1 जो है वो दिया जाएगा जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के लिए, राइट? ये दोनों यूनियन टेरिटरीज़ के लिए। बाकी के पैसे किसके पास रहेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सेस जो भी कलेक्ट हुआ, लेट्स से कि ₹10 का सेस कलेक्ट हुआ, तो ये डायरेक्टली जाएगा सेंट्रल के पास, इसमें स्टेट्स को कुछ भी देने की आवश्यकता नहीं है। तो जीएसटी कलेक्शन अगर डाउन भी होता है तो सेस और सरचार्जेस तो सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलते ही रहेंगे। फिर 2014 तक, जो आपको पता होगा कि फाइनेंस कमीशन जो होते हैं वो अपने रिकमेंडेशंस देते हैं, और जनरली रिकमेंडेशंस आज तक यही देखा गया है कि फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशंस जो हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो मान लेती है। तो 2014 तक 13th फाइनेंस कमीशन ने जो एक रिकमेंडेशन दिया था, तो उन्होंने कहा था कि इतने पैसे आपको देने हैं
स्टेट गवर्नमेंट्स को, तो उतने पैसे स्टेट गवर्नमेंट्स को दिए जाते थे। इनफैक्ट उससे ज़्यादा भी स्टेट गवर्नमेंट्स को मिले हैं। लेकिन 2014-15 में अगर आप देखें तो जो फाइनेंस कमीशन ने कहा था उससे 14% कम पैसे राज्य सरकारों को मिले हैं। और 2019-20 की बात करें तो -37, राइट, 37% कम पैसे मिले हैं जो उनको पहले मिलते थे, या फिर जो उनको मिलना चाहिए था उससे 37% कम। और 2014 से लेकर 2019 तक अगर आप देखें तो टोटल राज्य सरकारों को 7,97,549 करोड़ रुपीस कम मिले हैं। जो फाइनेंस कमीशन ने प्रोजेक्ट किया था उससे 7,90,000, लगभग 8 लाख करोड़ रुपीस सेंट्रल गवर्नमेंट ने कम दिए हैं। तो ऐसी सिचुएशन में डेवलपमेंट का काम कैसे होगा, ये एक सबसे बड़ा प्रश्न है। फिर अगर हम बात करें सेस और सरचार्जेस की, तो दोनों को अगर मिलाए तो 2019-20 में सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेंगे कुछ 4.5 लाख, या फिर प्रिसाइसली 3,69,111 करोड़ रुपीस, राइट, फ्रॉम सेसेस एंड सरचार्जेस। अगर सिर्फ सेस की बात करें तो लगभग 95,444 करोड़ रुपीस सेंट्रल गवर्नमेंट को इसमें से मिलेंगे। तो जो पहला ऑप्शन दिया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ये कंप्लीट ऑप्शन जो है, ये कंप्लीट पैसे विदाउट टेकिंग एनी लोन, किसी भी प्रकार की लोन लिए बिना ये पैसे जो हैं सेस के पैसे वो स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट सरकार कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया। फिर जो जीएसटी कॉम्पनसेशन है वो 2021-2022 में ख़त्म हो जाएगा, या फिर इसको एक्सटेंड करने की भी बात है। तो जब भी 24 तक अगर इसको एक्सटेंड किया जाए, 25 तक अगर इसको एक्सटेंड किया जाए, तो एक दिन तो आएगा कि जब इसका अंत आ जाएगा, लेकिन सेस के ऊपर किसी की भी प्रकार का अंत नहीं है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को तो इसमें से पैसे मिलते ही रहेंगे, स्टेट गवर्नमेंट का जो शेयर है वो ड्रॉप होता जा रहा है, और ये एक चिंता का विषय है फॉर श्योर। जीएसटी काउंसिल, जो जीएसटी कॉम्पनसेशन है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरा पे नहीं किया था टाइम पर। फिर अब ग्रांट्स के बारे में भी ये बताया जाता है कि जो ग्रांट्स हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट राज्य सरकारों को देती हैं, तो उसमें भी एक ड्रॉप देखने को मिलेगा, और ओवरऑल कुछ 20 से 25% रेवेन्यू में ड्रॉप देखने को मिलेगा बिकॉज ऑफ कोविड-19, या फिर ग्रांट कम हुई इसकी वजह से। तो इससे लाखों करोड़ों लोग जो हैं उसके जीवन पर इसकी इम्पैक्ट देखने को मिलेंगी। अगर हमें भारत को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो हमें राज्यों को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, इसके बिना भारत की तरक्की और विकास नहीं हो सकता। ये भी एक बहुत ही सही स्टेटमेंट है। फिर बात करते हैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में। दिस इज़ अबाउट स्टार स्टेटस, राइट। आपकी स्क्रीन के ऊपर जो फोटो है इनका नाम है कमलनाथ, आप जानते होंगे इनको, कांग्रेस के एक सीनियर लीडर हैं। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या किया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कमलनाथ का जो स्टार कैंपेनर का स्टेटस था वो हटा दिया। तो फिर मैटर जो है वो कोर्ट के पास गई, और सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं S.A. बोबडे साहब, उन्होंने इलेक्शन कमीशन का ये जो डिसीजन है इसको ओवररूल कर दिया और बता दिया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास ऐसे कोई भी पावर्स नहीं है जिससे वो स्टार कैंपेनर का स्टेटस जो है उसको हटा सकें। ये जो पूरा स्टार कैंपेनर के साथ जुड़ा हुआ जो स्टेटस है ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 आपके सिलेबस का एक पार्ट है। इसके ऊपर से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, पूछे जा सकते हैं। आरपी एक्ट जिसको कहते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, तो इसमें सेक्शन 77 जो है ये एक कैंडिडेट के इलेक्शन के खर्च के साथ जुड़ा हुआ सेक्शन है, सेक्शन 77। अब इसमें यह है, आपको पता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो हैं उसके पॉलिटिकल पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं तो इलेक्शन के टाइम पर उनके खर्च के ऊपर एक लिमिट रखी जाती है। एमपी की अलग लिमिट है, एमएलए की अलग लिमिट है, राइट। लेकिन स्टार कैंपेनर्स जो होते हैं उनके ऊपर ऐसे कोई लिमिट्स, मीन्स के लेट्स से कि कांग्रेस की बात करें, राइट, तो कांग्रेस के स्टार कैंपेनर हैं कमलनाथ। तो अब कहाँ पर इलेक्शंस हो रहे हैं अभी, लेट्स से कि गुजरात में, राइट। तो गुजरात में इलेक्शंस अगर हो रहे हैं तो गुजरात के इलेक्शन में वहाँ के जो लोकल जो भी लीडर्स हैं, राइट, वहाँ के लोकल लीडर्स होंगे, और स्टार कैंपेनर अगर आएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल लेवल के, कमलनाथ जी हेलीकॉप्टर में बैठकर आए और अहमदाबाद के कहीं किसी जगह पर वो गए, और तो एक बहुत बड़ा न्यूज़ बन जाएगा, इज़न्ट इट, गुजरात के लिए, अहमदाबाद के लिए, कि कमलनाथ जी जो हैं वो यहाँ पर आए थे। तो ऐसे जो स्टार कैंपेनर्स होते हैं उन ऑफकोर्स ये एक ही दिन में बहुत सारी जगहों पर जाते हैं, तो वो हेलीकॉप्टर्स हायर करेंगे, एयरवेज से ही यहाँ से वहाँ जा पाएंगे।
तो उनकी स्पेंडिंग लिमिट मीन्स वो जो भी खर्च होता है ये पार्टी खर्च करती है, और ये खर्च जो है ये ऐड नहीं होता है उस पर्टिकुलर कैंडिडेट। लेट्स से कि कोई एक्स मिस्टर एक्स नाम के कैंडिडेट हैं अहमदाबाद के, तो वो कमलनाथ जी को बुलाएंगे, तो एक्स के ऊपर लिमिट है कि आप 10 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते, राइट। तो उन्होंने 10 लाख रुपए खर्च कर दिया, लेकिन अब कमलनाथ जी आएंगे और उनके आने का खर्च लेट्स से 4 लाख रुपए हो गया, तो ये इनकी लिमिट में काउंट नहीं किया जाएगा। ये एक अलग लिमिट हो, मीन्स लिमिट नहीं है, ये पॉलिटिकल पार्टी देखेगी। तो स्टार कैंपेनर्स जो हैं ये एक प्रकार से आपके ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं या फिर ऐसे हीरोज़ हैं, आपके हीरो हीरोइंस या फिर सेलिब्रिटीज़, जो आपको एक्स्ट्रा सपोर्ट देने के लिए आपके तरफ सारे कैमरा के लेंसेज जो हैं वो पॉइंट कर सकते हैं। तो इतनी इनकी एक सेलिब्रिटी या फिर ये फेमस हैं, तो ये उनको एक छूट दी गई है, ऐसे कुछ प्रिविलेजेस जो हैं वो उनको मिलते हैं। तो ये एक स्टार कैंपेन जो है वो क्या, स्टार कैंपेनर्स क्या होते हैं और क्यों इम्पोर्टेंट हैं, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं अमेरिकन मॉडल के बारे में, राइट। एक बहुत ही नेल बाइटिंग क्लोज रेस चल रही है, पता नहीं कौन जीतेगा। कोई कह रहा है ट्रंप, कोई कह रहा है बाइडन, वी आर नॉट श्योर। अब सिचुएशन ऐसी है कि अमेरिका जो है उसमें एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से वहाँ पर इलेक्शन होते हैं, और सिचुएशन टफ इसलिए हो चुकी है क्योंकि कोरोना वायरस एपिडेमिक की वजह से लगभग 40% जितने वोटर्स हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट 100 मिलियन जितने वोटर्स जो हैं उन्होंने मेल इन बैलेट यानी कि आप पोस्टल वोट से हिस्सा लेंगे। वोट जो आपका डिलीवर करेंगे वो पोस्टल वोट से करेंगे। तो बहुत सारे पोस्टल वोट्स जो हैं वो काउंटिंग की जगह पर पहुंचे नहीं हैं। तो जो बिडेन की या फिर जो बाइडन की जो पार्टी हैं उनका कहना यह है कि जब तक सारे वोट्स काउंट नहीं किए जाते तब तक इलेक्शन का रिज़ल्ट जो है वो डिक्लेयर नहीं हो सकता। मिस्टर ट्रंप का कहना यह है कि 3 तारीख तक जितने पोस्ट में वोट्स आ चुके हैं उनको ही काउंट करना चाहिए, फिर 4th 5th को अगर कोई वोट आएगा तो फिर उसको काउंट नहीं किया जा सकता। उन्होंने ये कहा कि अगर ऐसा कुछ किया गया, आपने बाद में इसको काउंट किया, तो फिर मैं सुप्रीम कोर्ट में जाकर, वहाँ की जो फेडरल कोर्ट है वहाँ पर जाकर इस चीज़ को चैलेंज भी करूँगा, और वहाँ पर 6-3 की कंजर्वेटिव की मेजॉरिटी है, यानी कि ज़्यादातर जो जजेस हैं वो रिपब्लिकन पार्टी के द्वारा या फिर ये मिस्टर ट्रंप के द्वारा अपॉइंट किए गए हैं। तो उनका स्टेटमेंट या फिर जजमेंट जो है वो किस पक्ष में होगा वो हम थोड़ा बहुत एस्टिमेट कर सकते हैं। 2000 की बात है, 2000 में ये हुआ था कि कुछ फ्लोरिडा की बात करें तो कुछ 30 दिनों तक वोट काउंटिंग चलती रही, और फिर उस टाइम की सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया, और फिर जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो हैं वो डिक्लेयर किए गए एज ए विनर। अब यूएसए की सिचुएशन देखिए, वहाँ पर पेंसिल्वेनिया नाम का जो राज्य है, तो पेंसिल्वेनिया में यह है कि पेंसिल्वेनिया राज्य ने यह तय किया है कि अगर मान लीजिए कि आपका जो पोस्ट, आपने वोट वाया पोस्ट दिया, राइट, मेल बैलेट किया आपने, तो अगर 3rd तारीख को आपने किया है तो उसके ऊपर पोस्टल डिपार्टमेंट का एक स्टैंप होगा, राइट, उसके ऊपर कि भाई ये 3rd तारीख को रिसीव किया गया है। तो टेक्निकली आपने वोट कब दिया, उसी डेट पर 3 नवंबर को। तो पेंसिल्वेनिया ने ये तय किया है कि हम ऐसे वोट्स को काउंट करेंगे। अगर किसी ये जो चिट्ठी है, फॉर एग्जांपल ये जो आपका मेल है, उसमें अगर 3 नवंबर का स्टैंप है तो उसको काउंट किया जाएगा, राइट। तो इसका मतलब ये है कि 6 नवंबर तक वहाँ पर काउंटिंग चलती रहेगी पेंसिल्वेनिया की। तो ये एक चीज़ है जो अलग अलग राज्यों में थोड़ी बहुत अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस है, तो इसको लेकर ये चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं, हमारे लिए समझना इसको डिफ़िकल्ट हो जाता है। और यूएस एक बहुत ही मैच्योर डेमोक्रेसी है, दुनिया का पहला ऐसा देश जिसने अपना कॉन्स्टिट्यूशन रिलीज़ किया, ये सारी चीज़ें हैं। दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी यूएसए है फॉर श्योर, लेकिन मॉडर्न डेमोक्रेसीज़ की बात है। लेकिन उनकी जो इलेक्टोरल, ये पूरी इलेक्शन की सिस्टम जो है वो थोड़ी एक मीन्स आई डोंट फाइंड इट अप टू द मार्क। जिस प्रकार से दूसरे क्षेत्रों में यूएसए नंबर 1 है, उनकी इलेक्टोरल सिस्टम बहुत ही एक उलझी हुई है। क्या आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जिसको वोट मिलते हैं ज़रूरी नहीं है कि वही प्रेसिडेंट बनेगा।
जिनको सबसे ज़्यादा इलेक्टोरल कॉलेज के वोट्स मिलते हैं वो व्यक्ति प्रेसिडेंट बनता है। तो ये एक इश्यू है वहाँ पर। दूसरा जो आर्टिकल है हिंदुस्तान टाइम्स का, जो हमारे एक फॉर्मर इंडिया के फॉर्मर राजदूत ने ये आर्टिकल लिखा है, तो वो कहते हैं कि यूएसए में कोई ऐसा फेडरल लेवल का इलेक्शन, जैसे हमारे देश में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ऐसा कोई भी इलेक्शन कमीशन ऑफ यूएसए वहाँ पर नहीं है। हर एक राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हर एक में कुछ ना कुछ प्रोसीजर जो है वो थोड़ी बहुत अलग है। तो ये जो इश्यू फ़िलहाल चल रहा है कि कौन जीता और कैसे कैलकुलेट होगा, अगर ये फिर कोर्ट में चला जाएगा ये मैटर, तो यूएसए का जो सॉफ्ट पावर है, यूएसए पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी को सपोर्ट करती है, डेमोक्रेसी को स्प्रेड करना चाहती हैं। बहुत सारे देशों में अगर इलेक्शन सही से नहीं हुए हैं या फिर नहीं हो रहे तो यूएसए वहाँ पर अपने स्टेटमेंट, ऑफिशियल स्टेटमेंट्स देता है यूएसए कि आपके वहाँ पर कैसी डेमोक्रेसी है, व्हाट आर यू डूइंग एंड थिंग्स लाइक दैट। लेकिन उनके ही देश में अगर ऐसे इश्यूज होते रहेंगे तो फिर दूसरे देश भी ऐसे जब लीडर्स ही बहुत सारी गलतियाँ, फिर उन लीडर्स की ही गलत आदत हैं, तो फिर आप अपने फॉलोवर्स या फिर सबॉर्डिनेट्स जो हैं वो भी वही करेंगे। जब लीडर ही हर रोज़ ऑफिस में बैठकर शराब पीते हैं तो फिर आप अपने पियोन को नहीं कह सकते कि भाई तू क्यों शराब पी रहा है, बिकॉज आप ही वो गलत चीज़ कर रहे हैं। तो सेम थिंग गोज़ विथ यूएसए। एक सिमिलर एग्जांपल मैंने यहाँ पर देने की कोशिश की है। एग्जांपल थोड़ा इतना अच्छा नहीं था लेकिन यही मेरे दिमाग में है। एनीवे, अब चाइना की बात करें, राइट। तो चाइना, एज वी ऑल नो कि किस प्रकार से चाइना जो है वो धीरे धीरे ताकतवर होता जा रहा है। और आज चाइना जो है वो एक नंबर 2 या फिर बहुत पीछे नहीं है। चाइना को एक पीयर इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजी और मिलिट्री राइवल यूएसए मानने लगा है कि उसके बराबर का एक देश बन चुका है। यूएसए और इंडिया के रिलेशनशिप की बात करें तो ये तो इम्पोर्टेंट रहेंगे ही, जिसके बारे में हमने इससे पहले भी बात की थी। ट्रंप की बात करें, बाइडेन की बात करें, तो देखिए मिस्टर ट्रंप ने स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन लेवल 1 में भारत को रख दिया, यानी कि भारत उनका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, एक बहुत ही सबसे क्लोज दोस्त बन गया भारत यूएसए का। फिर 2+2 मीटिंग की शुरुआत उन्होंने करवाई, वो भारत की एक यात्रा पर भी आए थे। बाइडेन की बात करें तो ओबामा के वो वाइस प्रेसिडेंट थे, ओबामा सरकार के वाइस प्रेसिडेंट थे, और उन्होंने भारत को यूएनएससी में परमानेंट सीट देने में सपोर्ट किया है। पेरिस एग्रीमेंट को सपोर्ट करते हैं, पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट को। और इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन जब हुआ था, 2008 की बात है, तो उस टाइम पर वहाँ की पार्लियामेंट में, सेनेट में जो भी चीज़ें चल रही थी तो उसमें भी उन्होंने बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। तो ये कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, जब भारत और यूएसए की बात करें तो बाइडेन के कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, यूएसए के कुछ ट्रंप के कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। तो ये चीज़ें हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइटम है, पिनाका रॉकेट सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड। ये जो एक एनहेंस्ड नया वर्जन है पिनाका का, तो इसको भारत ने, डीआरडीओ ने टेस्ट किया है और ये एक सक्सेसफुल टेस्ट रहा है। और कुछ और न्यूज़ आइटम्स हैं जो आप पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद आराम से पढ़ सकते हैं। दिवाली सेल का लाभ ज़रूर उठाइएगा। आई विल सी यू सून विथ नेक्स्ट लेक्चर। एंजॉय योर स्टडीज़। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।